अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैयद आसिफ रदी। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिफ रदी ऑफिशियल के नाम से है ये। अभी तक अगर आपने इसको लाइक एंड शेयर नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली तमाम मालूमात अच्छे से मिल सकें। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि डेंगू फीवर है। इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं चाहता था कि लोगों की आसानी के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हम इस पे ज़रूर बात करें। और लोगों को बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर बात को अच्छे तरीके से समझ लें तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं और इसको फैलने से रोक सकते हैं। तो डेंगू जो है इसके ऊपर आज हम एक डीपर डेंगू फीवर के ऊपर इस टॉपिक का टाइटल है ए डीपर लुक इन द डेंगू फीवर। व्हाट इज़ डेंगू फीवर? ये एक मॉस्किटो होता है, एडिस इजिप्शियाई, उसके काटने से फैलता है, हम सबको पता है। तो ये डेंगू के नाम से प्रोनाउंस होता है। ये डायरेक्ट स्प्रेड जो है पर्सन टू पर्सन नहीं होती, यानी एक से दूसरे बंदे को नहीं लगता। मच्छर ही अगर काट ले, वेक्टर जो है उसके साथ ही ये एक से दूसरे बंदे को लगता है। रियल कल्प्रिट जो है वो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये एडीज मॉस्किटो है, एडीज इजिप्शिया है। इसकी पहचान कैसे होती है कि इसके ऊपर हल्की हल्की सी सफ़ेद धारियाँ होती हैं और जो इसकी लेग्स के ऊपर ये टाइगर की तरह लगता है कि हल्की हल्की सी धारियाँ होती हैं, और ये अगर काट ले तो इसके साथ में आपको डेंगू होने के चांसेस होते हैं। ये दिन के वक्त काटता है और ये अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून के वक्त जो है खून पीता है, तो इसलिए इसकी काटने की हैबिट्स इस तरह की हैं। और दूसरा ये कि ये क्लीन वाटर्स के अंदर, ये डर्टी जगहों पे, गंदी जगहों के ऊपर नहीं इसका होता, ये क्लीन वाटर के अंदर, साफ़ सुथरी जगहों पे, साफ़ पानी के अंदर ये अपनी पैदाइश अफजाइश करता है और वहाँ पे ये प्रोलिफरेट होता है। अब डेंगू फीवर जो है इसके साथ में होता क्या है? हमारे यहाँ जब भी किसी को बुखार होता है तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि बस इसको जो है ना कोई गला ख़राब है, नज़ला है, ज़ुकाम है, तो फ़ौरन एंटीबायोटिक्स देने लग जाते हैं और इमरजेंसी में जाते हैं तो एंटीबायोटिक्स देने शुरू हो जाते हैं। अब डेंगू फीवर की जो अलामात हैं वो उसमें नब्ज़ तेज़ हो जाएगी, हाई ग्रेड फीवर होगा, कमज़ोरी महसूस होगी, रात को नींद आना कम हो जाएगी, हेडेक होगा, आंखों के पीछे दर्द होगा, बोन ब्रेकिंग फीवर होता है कि दर्द इतने ज़्यादा हड्डियों तक के अंदर दर्द चले जाते हैं, उल्टियाँ हो जाती हैं, भूख कम लगना शुरू हो जाती है और आंखें रेड होना शुरू हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, ये हाथों पे और पैरों के ऊपर, जिस्म के ऊपर रैश नमूदार हो जाएगा। तो ये इसकी एक कॉमन सिम्टम्स हैं, अलामात हैं जिसके साथ ये हमारा मरीज़ इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। डेंगू फीवर में अब हम बात करते हैं कि क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए जो डेंगू फीवर के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको CBC कहते हैं, ये आमतौर पे अवेलेबल है। उसके बाद फर्दर टेस्टिंग के लिए सबसे आसान जो टेस्ट है वो NS1 एंटीजन है, जो 1 से 7 दिन तक एक्यूट फेज के अंदर ये मौजूद होता है और ये डायग्नोस्टिक टूल अच्छा है। और अगर ये पॉजिटिव हो तो कंफर्म्ड इन्फेक्शन है मौजूद। डिटेक्ट कैसे करते हैं कि वायरल प्रोटीन जो होती है एक NS, उसके साथ में ये इसकी डिटेक्शन पॉसिबल होती है। दूसरा जो टेस्ट है वो IgM एंटीबॉडी टेस्ट है। ये भी 5 से 4 दिन के अंदर 4 से 5 दिन के अंदर उसके बाद जो है ये आपका जो है ना ऑनवर्ड पॉजिटिव आ जाता है और ये भी कंफर्म्ड डायग्नोसिस के लिए है। ये बताता है कि रीसेंट या एक्यूट इन्फेक्शन डेंगू का इस वक्त चल रहा है। तीसरा जो IgG का टेस्ट है ये 7 डेज के बाद आता है और ये पॉजिटिव आता है और इसके अंदर हमें ये देखना होता है कि ये पेशेंट जो है ये कुछ अरसा पहले इसको डेंगू शायद हो चुका है। उसके बाद एक न्यूक्लियोटाइड एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, RT-PCR है, वो भी पहले 0 से 7 दिन के अंदर पॉजिटिव हो सकता है। और ये जो है ये भी अगर PCR भी पॉजिटिव आ जाए तो ये कंफर्म टेस्ट होता है, लेकिन ये हम नॉर्मली कराते नहीं हैं अपने पेशेंट्स में। और ये हम डेंगू NS1 CBC या IgM डेंगू का जो टेस्ट है वो उसी के साथ उसको कंफर्म कर लेते हैं कि ये उसको पॉजिटिव है कि। अब अंडरस्टैंड करना है कि डेंगू की कितनी फॉर्म्स हैं। डेंगू की बेसिकली 4 सीरोटाइप्स हैं, जिसमें जो उसकी 1, 2, 3, 4 जो उसकी सीरोटाइप्स हैं। और ये अगर एक दफ़ा एक सीरोटाइप आपका इन्फेक्शन हो जाए तो उसके साथ में आपको उस एक सीरोटाइप के अगेंस्ट लाइफ टाइम इम्यूनिटी हो जाती है। मतलब अगर सीरोटाइप 1 वाले ने मच्छर जो डेंगू का आपको सीरोटाइप 1 अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वो अगर आप एक दफ़ा उसको गुजार लेते हैं तो उसमें आपकी इम्यूनिटी हो जाती है। वो अगर दोबारा काट भी ले तो आपको कभी भी इन्फेक्शन नहीं होता, आपको सिम्टम्स नहीं आते।
लेकिन यहाँ पे एक और बात बताते चलें कि अगर दूसरी सीरोटाइप का कोई इन्फेक्शन आपको हो जाता है, डेंगू की दूसरी सीरोटाइप 2 वाला इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर उसके अंदर ज़्यादा तेज़ी के साथ इम्यून रिस्पॉन्स आता है, ज़्यादा अलामात होती हैं, ज़्यादा मसाइल होते हैं और जिससे उसको एक डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। सो डेंगू फीवर जो है वो मोस्ट कॉमन है। जो हाई ग्रेड फीवर होता है, सीवियर हेडेक्स होते हैं, जॉइंट पेन्स होते हैं और इसको बहुत आराम से रिकवर कर जाता है। सीवियर डेंगू जो है उसमें वो आपको शॉक में लेके जा सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है और ये एक तरह की एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके बारे में हम अभी आगे चल के बात करेंगे। अब 3 फेजेस होते हैं डेंगू फीवर के। जो फेब्राइल फेज है जिसमें पहले 1 से 3 दिन या 4 दिन शामिल होते हैं, ये शदीद हाई ग्रेड बुखार होता है और इसके साथ में जॉइंट पेन्स, हेडेक, मालेज, नाउजिया, वॉमिटिंग, उल्टियाँ आ रही हैं, भूख नहीं लग रही, आंखें लाल हो रही हैं, जिस्म दर्द कर रहा है, नींद नहीं आ रही। ये सारा कुछ पहले 1 से 3-4 दिन तक लाजमी हो सकता है और फिर इसके बाद इसका एक क्रिटिकल फेज़ शुरू होता है। उस क्रिटिकल फेज़ के अंदर 3 से 7 दिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो अगले यानी जो पहले 3 दिन आपके फेब्राइल फेज़, उसके बाद 3 से 7 दिन तक आपका शुरू हो जाता है क्रिटिकल फेज़, जिसको हम कैपिलरी लीकेज फेज़ भी कहते हैं। वो उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद है रिकवरी फेज़। 3rd फेज़ जो है वो रिकवरी है, जो आपका 7 से 10 दिन तक फिर रिकवरी का फेज़ शुरू हो जाता है, जिसमें जो लीकेज हुई होती है रीअब्सॉर्ब हो जाती है बॉडी की और भूख वगैरह दोबारा आना शुरू हो जाती है वापस। अब इसमें जो क्रिटिकल फेज़ है, कैपिलरी लीकेज एंड ऑर्गन फेलियर, इसको समझने की ज़रूरत है कि कैपिलरी लीकेज एंड ऑर्गन फेलियर में क्या है। बेसिकली एक आप जैसे इस डायग्राम में दिया गया है कि एक गार्डन का होज है, पाइप है जिसके अंदर सुराख हो गए हैं। उसको देखें कि आप सोचें कि कैपिलरीज जो हैं ये गार्डन के होज की तरह हैं और वो काफ़ी छोटे छोटे जो टाइनी होल्स हैं, वो डेंगू का वायरस इस होल्स को जो छोटे छोटे होते हैं इनको बड़ा कर देता है और वाटर जो है वो जो लिक्विड है पार्ट ऑफ द ब्लड, वो वहाँ से लीकेज शुरू हो जाती है और वहाँ से जब वो लीकेज शुरू हो जाती है, सीपेज शुरू हो जाती है, तो वो फेफड़ों में पानी या पेट के अंदर पानी या जिस्म के अंदर ब्लीडिंग वगैरह होने के ख़तरे हो सकते हैं। तो उसके बाद अगर ये डेंजरस कैसे होगा कि अगर ये डेंगू शॉक सिंड्रोम में डेवलप हो जाए कि जिसमें खून की नालियों के अंदर मिकदार पानी की कम रह जाए और वेसल्स जो है ना प्रेशर्स ड्रॉप करना शुरू कर दें, तो और दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाए, तो इसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम का नाम देते हैं कि डेंगू की लीकेजेस इतनी ज़्यादा हो गई जिसमें इतना ज़्यादा पानी 3rd स्पेसिंग में चला गया, लेकिन नालियों में, खून की नालियों में वो पानी नहीं है, लीकेज ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ये पेशेंट डेंगू शॉक सिंड्रोम में जा सकता है। और अगर ये डेंगू शॉक सिंड्रोम के अंदर चला जाए तो उसके बाद फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर, यानी गुर्दा ख़राब होना शुरू कर दिया, जिगर ख़राब होना शुरू हो गया या जहनी तौर पे कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, फेफड़ों के अंदर अगर लीकेज शुरू हो गई तो ARDS हो गया, एक ख़ास किस्म की बीमारी जिसमें मरीज़ को बाज़ औक़ात मसनूई सांस की मशीन के ऊपर डालने की ज़रूरत पड़ सकती है या कुछ जो प्रेशर हैं CPAP या BiPAP उसके ऊपर डालने की ज़रूरत पड़ सकती है पेशेंट्स को। तो ये भी इस तरह के जो मल्टी ऑर्गन फेलियर है, अगर वो डेंगू शॉक सिंड्रोम आगे चला जाए तो इस तरह होता है। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा इस पिक्चर में कि ये एक तरह का नॉर्मल कैपिलरी है जिसमें खून की जो नालियां हैं उसके अंदर सही तरीके से खून फ्लो कर रहा है। यहाँ पे इस पिक्चर में आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि ये खून की नालियों में ये पिक्चर जो खून फ्लो कर रहा है। लेकिन जब डेंगू लीकेज फेज शुरू हो गया तो अब क्या होगा कि ये जो फ्लूइड होगा वो लीकेज उसकी शुरू हो जाएगी और वो लीकेज जाके बाकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उसके अंदर जमा होनी शुरू हो जाएगी और वेसल्स की नालियों के अंदर से वो निकलना शुरू हो जाएगा, बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी देखा समझा जा सकता है कि इस कैपिलरी लीकेज सिंड्रोम में प्लाज्मा जो है वो एस्केप होगा वेसल्स के साथ। इम्यून रिस्पॉन्स टू डेंगू क्या करता है कि वो कैपिलरी की वॉल्स को लीकेज कर देता है। यहाँ पे हम एक बात बताते चलें कि आप इसको इस तरह समझ लें कि एक बाल्टी है, उस बाल्टी के अंदर पानी है। अगर उस पानी के अंदर आप छोटे छोटे उस बाल्टी के अंदर छोटे छोटे हज़ारों छेद कर दें तो वो सारा पानी सीपेज होना शुरू हो जाएगा, लीक होना शुरू हो जाएगा उसमें से। अब होता क्या है, लोग ये समझ रहे होते हैं कि जो थ्रम्बोसाइटोपिनिया है, जो प्लेटलेट्स की कमी हो रही है,
वो डेंगू के वायरस प्लेटलेट्स बनाना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जो प्लेटलेट्स हैं वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक खून के अंदर मौजूद होते हैं। जब आप एक बाल्टी के अंदर इतना सुराख कर दिया, वैस्कुलर वेसल्स के अंदर खून की नालियों में इतने सुराख हो गए, तो वो सारे प्लेटलेट्स वहाँ कंज्यूम हो जाते हैं और उन छोटे छोटे होल्स को बंद करने के लिए चले जाते हैं। जब वो उनको बंद करने के लिए चले जाते हैं तो आपकी जो प्लेटलेट्स होते हैं खून की नालियों में, उनकी तादाद कम होना शुरू होती है और वो बाद औक़ात बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। 25,000 से कम होना शुरू हो जाएं या लेस दैन 10,000 हो जाएं तो फिर शायद, और ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो ऐसे मरीज़ को हम सिंगल डोनर प्लाज्मा या इस तरह के जो प्लेटलेट डोनेशंस होती हैं वो सिंगल डोनर प्लेटलेट्स वगैरह वो लगवाने की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब ये कैपिलरी लीकेज 7 डेज़ के अंदर अंदर जब 7 दिन गुजर जाते हैं और ये वायरस का असर ख़त्म हो जाता है इसकी सीरोटाइप का, तो वो जो लीकेजेस होती हैं वो बंद हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। और वो प्लेटलेट्स जो है ना, फिर जब लीकेज बंद होती हैं तो वो प्लेटलेट की कंजम्पशन कम हो जाती है और प्लेटलेट्स जो हैं वो दोबारा अपनी असल हालत में वापस आना जिस्म में शुरू कर देते हैं। तो ये इस डायग्राम के अंदर हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि जिसमें लो प्लेटलेट जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, ये बेसिकली हाई कंजम्पशन ऑफ प्लेटलेट्स की वजह से है, ना कि प्लेटलेट्स बन ही नहीं रहे हैं। तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है कि प्लेटलेट्स ना बनने हैं, ये ठीक नहीं है। इसमें कंजम्पशन ऑफ प्लेटलेट्स बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये प्लेटलेट्स जो है वो पेरिफेरल ब्लड के अंदर जो फिल्म है उसके अंदर हमारे प्लेटलेट्स कम आने शुरू हो जाते हैं। अब डेंगू मल्टी ऑर्गन फेलियर में जब यही लीकेजेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी और दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाएगी, ब्लड प्रेशर्स कम हो जाएंगे, तो ब्लड प्रेशर्स की वजह से गुर्दे को पानी अगर नहीं मिलेगा, आप रीनल फेलियर में जा सकता है। जिगर के अंदर अगर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी, जिगर के अंदर सूजन आना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से मुख्तलिफ जिस्म के जो हिस्से हैं उनके अंदर ये शॉक सिंड्रोम के अंदर जाके मरीज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तबीयत, तो ख़त्म भी हो सकता है और ज़िंदगी का ख़ात्मा भी हो सकता है। इमरजेंसी वार्निंग साइंस जो कैपिलरी लीकेजेस की हैं उसमें क्या है कि एब्डोमिनल पेन हो सकता है, सीवियर पेट में दर्द हो सकता है, परसिस्टेंट उल्टियाँ आ सकती हैं 3 से 4 टाइम्स या इससे ज़्यादा 24 घंटे में, ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से या दांतों से ब्लीडिंग होना शुरू हो सकती है, ये एक अलार्मिंग साइन है, तो इसको ज़रूर देख लें। डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग हो सकती है, सांस खराब हो सकता है, कोल्ड और कामी स्किन हो सकती है, स्किन बिल्कुल ढीली पड़ जाएगी और ठंडी पड़ जाएगी। फिर एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस और स्लीपनेसनेस होगी कि मरीज़ जो है वो इतना ज़्यादा इरिटेबल होगा, इतना ज़्यादा अपने आप को उसको ना नींद आ रही होगी, ना उसको प्रॉपर रेस्ट मिल रहा होगा। अब इस सूरत हाल में हमें करना क्या है? अब इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई एंटी वायरल दवाई नहीं है जिसके साथ में हम डेंगू के जरासीम को मार सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि मरीज़ को जितना मुमकिन हो वो रेस्ट करे, वो चले फिरे ना ज़्यादा और रेस्टिंग पोजीशन में ही रहे। ड्रिंक अगर वो कर सकता है, पानी पी सकता है, तो वो अच्छा पानी पिए, 3 से 4 लीटर पानी पिए रोज़ाना कम से कम। ORS, वाटर, जूसेस जो भी पी सकता है वो ज़रूर पिए। अब इसके साथ में पैरास्टामोल पानी जो है वो ले सकता है, एसिटोमेटाफेन पैरास्टामोल ले सकता है, टाइनोलॉल ले सकता है, लेकिन ब्रूफिन, डिस्प्रिन वगैरह मना की जाती है कि वो इस दौरान ना लें, क्योंकि अगर उस दौरान अल्सर बन जाए, ब्लीड हो जाए तो फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। और अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो अपने डॉक्टर से फौरी तौर पर रुजू करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए डेंगू के अंदर? डेंगू के अंदर एस्पिरिन, ब्रूफिन, कोई भी मेफनेमिक एसिड, पॉन्स्टॉन वगैरह बिल्कुल ना लें, और कोई ऐसे खून पतला करने की दवाई बिल्कुल ना लें कि जिसके साथ में आपको ब्लीडिंग होने का ख़तरा हो। लाइक कुछ पेशेंट्स जो हैं दिल के मरीज़ होते हैं, वो खून पतला करने के लिए लोप्रिन या डिस्प्रिन ले रहे होते हैं या लोप्लेट ले रहे होते हैं, तो उनको चाहिए कि वो उससे फौरी तौर पे परहेज़ करें, उनको वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। अब फिर वही बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि क्या हमारा जो भी मरीज़ होता है उसको जो भी अस्पताल में पहुंचता है बुखार के लिए, उसको फौरी तौर पर इमरजेंसी में सेफ्ट्रैक्सोन या कोई भी एजिथ्रोमाइसिन, इस तरह की बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, हम लोग बहुत जल्दी करते हैं और इन चीज़ों के अंदर हम फ़ौरन जो है ना एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं। तो क्या एंटीबायोटिक्स काम करती हैं
या नुकसान पहुंचाती हैं। एंटीबायोटिक्स बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक्स नाम से पता है वो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं, तो वो एंटीवायरल तो होती नहीं है। ये एक स्लाइड बड़ी मशहूर है डॉक्टर्स एंड नॉन डॉक्टर्स के दरमियान भी कि फीवर इज नॉट ए साइन ऑफ सेफ्ट्रैक्सोन डेफिशिएंसी, कि जिसको भी बुखार हो गया वो सबसे पहले उसको सेफ्ट्रैक्सोन लगना शुरू हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं और मुख्तलिफ जैसे ही वो इमरजेंसी में पहुँचता है सबसे पहले उसको सेफ्ट्रैक्सोन ठोक दिया जाता है। तो ये प्रैक्टिस गलत है और ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कंफर्म्ड डेंगी है, फीवर है और आपको नहीं लगता कि कोई और सुपर इन्फेक्शन है, तो ऐसे मरीज़ को आप एंटीबायोटिक्स बिल्कुल ना दें और सिर्फ हाइड्रेट करें, पैरासिटामोल दें, उसी के साथ पेशेंट इम्प्रूव हो जाएंगे। अब इसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हम करेंगे, जैसे एक मिथ है कि जी पपाया लीफ जूस जो है वो कैन क्योर डेंगी। इसके ऊपर हम डिटेल और भी बात करेंगे, लेकिन इसका फैक्ट ये है कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रूफ, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो साबित कर सके कि ये डेंगी के अगेंस्ट काम करता है पपाया लीफ। सो हाइड्रेशन एंड मेडिकल केयर जो है वो की है, अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और हाइड्रेट रखें मरीज़ को, वो बड़ा ज़रूरी है। दूसरी जो मिथ है वो डेंगी जो है वो गंदे एरियाज़ में होता है, ऐसा नहीं है। डेंगी जो है आपके घर में, आपके गमलों के अंदर अगर पानी खड़ा हुआ है, आपके गमलों आपके बैकयार्ड में कहीं टायर पड़े हुए हैं उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, तो वो साफ़ पानी के अंदर भी डेंगी प्रोलिफरेट हो सकता है और उसके साथ में भी आपको डेंगी का मच्छर का हमला हो सकता है और वो आपको अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। आप एक बात याद रखें, अगर आप लोग ख़ुद अपने घर की सफाई रखते हैं तो सफाई होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। ये मासियाँ वगैरह जितने भी आती हैं इतना अच्छा काम नहीं करके जाती, आपको ख़ुद अपने घर की सफाई रखनी पड़ती है। अब सोचें अगर सब लोग हम अपने घर की सफाई रखेंगे, अपने मोहल्ले की सफाई रखेंगे, तो इसी तरीके से अपने जो है ना काउंसिल की सफाई होगी, फिर शहर की सफाई होगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी जो एफ़र्ट है वो हम सबको मिलकर करनी पड़नी है, जिसके साथ में इस चीज़ से हम बच सकते हैं। गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो काम होने हैं वो ज़रूर कर रही है। अब एक और मिथ ये भी है कि आपको सिर्फ एक दफ़ा ज़िंदगी में डेंगी होता है, ऐसा नहीं है। इसकी 4 सीरोटाइप्स हैं, याद रखें। पहली दफ़ा हो गया सीरोटाइप 1 में ही अगर आपको दोबारा होगा तो वो तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगर सीरोटाइप 2, 3 या 4 में कोई आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो वो पहले वाले से भी कहीं गुना ज़्यादा होगा और बाज़ औक़ात वो दूसरी दफ़ा वाला जो इन्फेक्शन है वो जानलेवा होता है। तो इसमें आपने इसका ख्याल रखना है। प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन जो है वो ही असल चीज़ है। इसमें एलिमिनेट ब्रीडिंग साइट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि आपने अपना पानी खड़ा ना होने दें, बकेट्स वगैरह को क्लियर रखें। पर्सनल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है भाई, पर्सनल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अंग्रेज़ जो हैं वो जंगलों में चड्डियाँ पहन के लेटे हुए होते हैं, उनको तो कोई मच्छर और चीज़ें नहीं काट रही होती। हम लोग जो हैं मॉस्किटो रेपेलेंट्स लगाते ही नहीं हैं। मॉस्किटो रेपेलेंट्स जो है आपकी स्किन के ऊपर लगा होता है और वो उससे मच्छर दूर भागता है। तो ये जितने भी बाकी कॉइल्स, धुआं ये वगैरह है, ये तो कुछ देर के लिए उस स्पेसिफिक एरिया में आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन जब आप उस स्पेसिफिक एरिया से बाहर निकल के जाएंगे तो आपको फिर मच्छर काट सकता है। तो इससे आपके लिए बेहतर है कि आपने मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करना है और हाउस होल्ड प्रोटेक्शंस करनी है, नेट्स लगाने हैं, जालियाँ लगानी है, वो जितना भी आप कर सकते हैं ज़रूर करें। क्रिटिकल फेज़ को वॉच करना बड़ा ज़रूरी है और कोई इसमें जो है ना ट्रीटमेंट के अंदर आपने एस्पिरिन, डिस्प्रिन ये सारी चीज़ें आपने बंद करनी है, वो नहीं खानी। पोस्टॉन, मेफेनेक एसिड इस तरह की चीज़ें नहीं खानी और डाइट से प्रिवेंशन रखनी है। सो डेंगी फीवर जो इसकी एलिमिनेशन टिप्स हैं वो एलिमिनेट, पानी खड़ा ना होने दें, घर के अंदर रहें, पूरे कपड़े पहने, हाफ स्लीव्स की शर्ट्स ना पहने, पूरे कवर्ड कपड़े पहने, मॉस्किटो रेपेलेंट्स लगाएं, यूज़ मॉस्किटो नेट्स यूज़ करें एंड वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया में जहाँ पे मच्छर हैं तो आप अपनी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स भी आप पहन सकते हैं। अब बात करेंगे कि वैक्सीनेशन पे, क्या वैक्सीनेशन अवेलेबल है? जी हाँ, 2 कमर्शियली अवेलेबल वैक्सीनेशंस हैं। क्यूडेंगा के नाम से आती है, इसमें 2 डोजेज़ हैं जो 3 महीने के फ़र्क से लगती हैं और WHO रिकमेंड करती है 6 से 16 साल के बच्चों के अंदर जहाँ पे हाईली प्रेवलेंट एरिया हो वहाँ पे ये वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। दूसरी जो है वो डेंगी वैक्सिया है, ये भी वैक्सीन अवेलेबल है और ये 3 डोजेस की सीरीज़ है, गिवन 6 मंथ्स अपार्ट, ये आप लगा सकते हैं। क्रूशियल लिमिटेशन जो है, द वैक्सीन इज़ ओनली रिकमेंडेड फॉर
individual who have a laboratory confirmed previous dengue infection and live in dengue endemic areas। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी लिमिटेशन ये है कि जिसको पहले डेंगी हो चुका हो वो ये लगा सकता है, अदरवाइज वो नहीं लगा सकता। इफ़ गिविंग टू अ पर्सन हु हैज़ नेवर हैड डेंगी फीवर देयर इज़ अ थ्योरेटिकल इंक्रीज रिस्क ऑफ सीवियर डेंगी हो सकता है ऐसे मरीज़ को। तो इसमें ये इसकी रिकमेंडेशन है कि डेंगी वैक्सीन जो है ये आप हर बंदे को नहीं लगा सकते, सिर्फ उन्हीं को वो लगा सकते हैं जिनको डेंगी पहले हो चुका है। तो क्योंकि ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, टेट्रावैलेंट 4 तरह की सीरोटाइप्स इसके साथ कवर्ड हैं, तो आप ऐसे मरीज़ को लगा सकते हैं जिनको पहले डेंगी हो चुका है। बगैर किसी को डेंगी हुए आपको ये वैक्सीन नहीं लगा सकते। तो ये इसके अंदर भी लिमिटेशंस हैं। इसकी 4 टाइप्स होती हैं और चारों टाइप्स को जो कवर करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैक्सीन जो है प्राइमरीली एम्ड एट दी रेजिडेंट इन द एरियाज़ वेयर कॉमन, जहाँ पे हमारे यहाँ जैसे लाहौर आजकल है, कराची है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंगी है। तो इसमें आप अपने आप को इस मालूमाती वीडियो को देख के आपको एक चीज़ समझ आ सकती है कि ये इस चीज़ से बड़े आराम से हम बच सकते हैं। और इसकी बाइट से बचना है, इसके मच्छर के जो है ना इसको बढ़ने से रोकना है, इसकी कपड़े का पूरे पहनने हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, ये लगाएं। और वैक्सीनेशन की क्योंकि हमारे पास जो है ना कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी वजह से वैक्सीन जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी इफ़ेक्टिव नहीं है। इफ़ेक्टिव तो है लेकिन वो उसमें यही है कि वो पहले किसी को डेंगी हुआ हो तो फिर उसके अंदर वो काम अच्छा करती है, अदरवाइज़ वो सीवियर डेंगी कर सकती है उस मरीज़ को भी। तो इसमें कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो यही है कि आपने बचना है। तो बचने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं, वो ज़रूर यूज़ करें। और डेंगी को हल्का मत लें, क्योंकि डेंगी अगर एक दफ़ा सीरोटाइप से दूसरी सीरोटाइप वाला डेंगी हुआ तो वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने दोस्तों का, इर्द गिर्द के माहौल का, अपने बीवी बच्चों का, अपने बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।